नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और ये चल रहा है चैप्टर नंबर 2। तो इस चैप्टर की मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये चौथा वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में। सूचक आखिर क्या होते हैं? तो सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाले। क्या होता है? सूचना देने वाले, ठीक है ना। तो देखिएगा, कोई भी विलयन है, ठीक है, ये कोई विलयन है, इस पात्र में ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय है या क्षारीय है, इस बात की सूचना जो पदार्थ देते हैं या जो भी देता है वो क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। ठीक है, कोई विलयन अम्लीय है या कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय, इस प्रकार की सूचना जो पदार्थ देते हैं वे क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कोई हम पदार्थ डालते हैं और ये पदार्थ हमें बताता है कि विलयन कैसा, अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है। तो मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया है, वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें बता देते हैं कि पदार्थ हमारा अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है ना, विलयन हमारा अम्लीय है क्षारीय, तो वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं जो विलयन के अम्लीय या क्षारकीय होने की सूचना देते हैं। तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, तो कुछ सूचकों पर डिस्कस करते हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक, और लास्ट में है सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, ये सार्वत्रिक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक, ये इतने प्रकार सूचक होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक ये सब क्या होते हैं मैं एक करके डिस्कस करता हूँ अभी सभी पर। तो देखो, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी है, गोभी है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ उनके लिए, चलो डिटेल से बताता हूँ आपके लिए। प्राकृतिक सूचक, तो देखो, वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हों या प्रकृति से प्राप्त हुए या प्राकृतिक तरीके से प्राप्त हुए हैं, वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हों प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लिटमस है, हल्दी है, चाइना रोज़ है, लाल गोभी, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। तो ये सब जो हैं प्राकृतिक सूचक हैं और ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय, इस बात की सूचना हमें देते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं संश्लेषित सूचक की। संश्लेषित सूचक वे सूचक होते हैं जो मानव बनाता है, जो लैब में बनाए जाते हैं, तो वे संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, है ना। दो अब ये वे सूचक जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन आदि। ठीक है, लास्ट है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक देखिए ऐसे सूचक होते हैं, देखो कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय विलयनों के साथ क्या होती है? बदल जाती है। तो ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज है, लौंग है। जैसे प्याज है, प्याज को आप अगर अम्ल में डुबो कर देखेंगे तो अलग तरीके की गंध आएगी, और क्षारक में डुबो कर देखेंगे तो अलग तरीके की गंध आएगी। ठीक है ना। तो प्याज है, लौंग है, ये सब क्या है? गंधीय सूचक है। इनकी गंध को हम पहचान करके बता सकते हैं कि अम्ल है या क्षार। तो लास्ट में आता है सार्वत्रिक सूचक। देखिए जितने सूचक मैंने अभी बताए थे ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, लेकिन हमारा जो काम का है वो सार्वत्रिक सूचक है। सार्वत्रिक सूचक ये हमारे यूज़फुल है। ठीक है, ये हम वर्तमान में यूज करते हैं। तो सार्वत्रिक सूचक अन्य सूचकों से मिलकर बना होता है। ये सार्वत्रिक सूचक होता है, बहुत सारे सूचकों से मिलकर बना होता है, कई सूचकों का मिश्रण होता है। और ये इसकी खासियत ये होती है, ये विलयन के अम्लीय या क्षारीय गुण तो बताता ही है, और उसकी प्रबलता को भी बताता है कि ये कितना प्रबल अम्ल है, कितना तेज है, कितना कम है। ठीक है ना, उसको भी तो बताता है ये। तो कुछ महत्वपूर्ण सूचकों के रंग परिवर्तन। ठीक है ना, तो देखो कुछ सूचक हैं, उनके रंग कैसे चेंज होते हैं इसके बारे में हम एक टेबल के माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये रही टेबल अपनी, ये टेबल रही। देखो सूचक के रंग, देखो मेथिल ऑरेंज अम्लीय, अगर विलयन अम्लीय होगा तो मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा? अम्लीय होगा। सॉरी,
अगर विलेन अम्लीय प्रकृति का होगा तो मैथिल ऑरेंज लाल रंग का दिखाई देगा, क्षार की प्रकृति का होगा तो पीला दिखाई देगा। मैथिल रेड लाल दिखाई देगा अम्लीय में, पीला दिखाई देगा क्षारकीय में। लिटमस पेपर के बारे में सभी जानते होंगे मुझे उम्मीद है। लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, लाल, और हम इसी को अगर क्षार के माध्यम में डालते हैं तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और ये है फिनॉल रेड, ये पीला होता है अम्लीय माध्यम में और इसमें लाल होता है। ये तो सभी जानते होंगे, छोटी छोटी बातें हैं। फिनोल्फ्थलीन रंगहीन होता है, क्षारीय उसमें अम्लीय में होता है रंगहीन, और क्षारकीय में हो जाता है गुलाबी। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखो जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोई अम्ल है और ये कोई क्षारक है, अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्ट करते हैं और ये कोई लवण बनता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, देखो पहले ये क्या था, पहले ये अम्ल था, ठीक है, और ये क्या था, क्षारक था। उसके बाद ये देखो ना तो यहाँ पे अम्ल रहा, ठीक है, और ना ही यहाँ पे क्षार रहा, ना अम्ल रहा ना क्षार रहा। तो जब ऐसी कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये जो नमक है ये एक लवण होता है, ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है और जल होता है। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलो एक देखो ध्यान से फिर समझ लो। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया तभी होगी जब कोई भी अम्लीय चीज़ है, अम्लीय में हम क्षारक मिला दें तो उदासीन हो जाएगी। अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, उदासीन, ना अम्ल का प्रभाव रहेगा ना क्षारक का रहेगा। या कोई क्षारक है, ये क्या है, क्षारक, इसमें अगर देखो ये कोई क्या है, क्षारक है, ठीक है, ये देखो क्षारक है, ठीक। अब इस क्षारक का प्रभाव हमें खत्म करना हो, क्षारक खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं, इसमें अम्ल मिला दें, क्षारक खत्म हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका यूज़ बताता हूँ मैं आपके लिए अभी। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना CaO और भुजा हुआ चूना CaOH को ऑल्टवाइज एंड चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। कह रहा है कोई किसान है किस परिस्थिति में ये बिना भुजा हुआ चूना या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बिना भुजा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक क्षारक होता है। क्या होता है, ये क्षार होता है। ये भी एक क्षारीय प्रकृति का होता है और ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना, ये सब कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये किस परिस्थिति में किसान अपने खेत में डालेगा। ठीक है ना, तो देखो आंसर देखो, तो इसका आंसर देखो, कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस या चौक का उपयोग मिट्टी को उदासीन करने के लिए करता है। देखो होता क्या है, कभी कभी जो खेत होता है, ठीक है, ये खेत की जो मिट्टी है, इसमें क्या रखी है, मिट्टी रखी है, पात्र में किसी खेत की मिट्टी रखी है, और ये मिट्टी कैसी है, ये अम्लीय प्रकृति की हो गई है। अब ये अम्लीय प्रकृति की हो गई है, इसलिए अम्लीय प्रकृति की हो गई है तो सारी फसल जल जाती है, कुछ हो नहीं पाता है। तो इस अम्लीय प्रकृति को ख़त्म करना है तो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी क्षार डाल दें। जब हम कोई भी क्षारक डाल देंगे इसके अंदर, तब इसका अम्लीय गुण खत्म हो जाएगा और अभिक्रिया हो जाएगी उदासीनीकरण वाली। उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, मिट्टी हमारी कैसे हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, ना तो अम्लीय रहेगी ना क्षारीय रहेगी। तो ये देखिए कोई ये बात ये है, कह रहा है क्वेश्चन कि किस परिस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड क्षार या फिर कैल्शियम कार्बोनेट क्षार या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग करेगा कोई किसान अपने खेत में। देखिएगा जब किसान की खेत की मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी तो उस अम्लीय प्रकृति को ख़त्म करने के लिए ये क्षारक का उपयोग करेगा। ठीक है ना, जिससे कि उसकी खेत की मिट्टी कैसे हो जाए, उदासीन हो जाए। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं साल्ट के बारे में। आखिर साल्ट होता क्या है या लवण होता क्या है। ठीक है ना, तो जब कोई अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तब बनने वाले उत्पाद को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लो उसका। देखो ये कोई क्या है, अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, कोई क्षारक है। ठीक है ना, देखो
देखो जब कोई अम्ल, अम्ल क्या है HCl, ठीक है, किसी भी क्षारक, क्षारक ले लो NaOH से क्रिया करता है तो बनने वाले उत्पाद को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा NaCl और जल, ठीक है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या डेफिनेशन देनी है, हमें देना है लवण की, ठीक है। तो लवण क्या होता है, जब कोई भी अम्ल किसी भी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो बनने वाले उत्पाद को हम लवण कहते हैं, ओके। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है और यहाँ पे लवण की डेफिनेशन भी हम यहाँ से दे सकते हैं। लवण के उदाहरण, तो NaCl अभी बना के दिखाया था, NaCl है, MgSO4 है, KNO3, ये आदि ये उदाहरण लिखे हुए हैं लवण के। अब साधारण नमक क्या होता है, देखो अभी हम जो बात कर रहे थे उसमें, जैसे अभी मैं बात कर रहा था लवण की, तो इस लवण में कोई भी अम्ल ले सकते हैं, जो नहीं कि HCl होगा, कोई भी अम्ल ले सकते हैं और कोई भी क्षारक ले सकते हैं, ठीक है। जब क्रिया कराएंगे तो लवण ही बनेगा, ओके। लेकिन जब हम स्पेशली नमक की बात करते हैं कि हमें नमक बनाना है, देखो साधारण नमक, स्पेशल साधारण नमक बनाना है, तो इसके लिए स्पेशली HCl और NaOH मिलाते हैं, ठीक है। ये अम्ल है, HCl अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है, स्पेशली ये दोनों ही मिलाते हैं तब NaCl बनता है, इसे हम कहते हैं साधारण नमक, और जल बनता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया करता है तब बनने वाले उत्पाद को हम साधारण नमक कहते हैं, ठीक है। सबसे फेमस साल्ट नमक को कहते हैं, ठीक है। कोई कहे सबसे फेमस साल्ट का नाम बताइए तो आप कहेंगे नमक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फेमस साल्ट का नाम क्या है, नमक। ये जीके का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। नमक का उपयोग स्वादिष्ट भोजन बनाने में किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना जो मैंने समझाया है अभी सब समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 10th क्लास का फुल कोर्स साइंस का पढ़ने के लिए इस चैनल को पे बने रहिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे तो मैं 11th 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।